हमारी ये विशेष पेशकश दौर भले ही सोशल मीडिया और सर्वे के जरिए सियासी माहौल को भांपने का हो, लेकिन पारंपरिक पद यात्राओं का महत्व घटा नहीं। आज भी जमीनी सच्चाई का कारण जानने के लिए राजनीतिक यात्राएं ही सबसे बड़ा दांव साबित हो रही हैं। अब जबकि ये नया साल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव का साल है और यही साल 2024 के लिए आम चुनाव के लिए आधार बनाने का साल है, तो सभी दल अभी से अपनी पूरी जान लड़ा देने में जुट गए हैं। राजनीति के गलियारों में यात्राओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अगर आप तैयार हो तो आज से ही तय कर लो और ये यात्रा की जो रथें निकलेंगी उनके साथ आप लोग भी निकलो। जनता के लिए जवाबदेह नेता जनता की अदालत में है। देश की जमीन सियासी यात्राओं और पद यात्राओं से नापी जा रही है। हम 7-8 घंटे बाद चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक यात्राओं का गुबार उठ रहा है। सियासत के झंडा बरदारों को पता है कि ऐसी यात्राओं से जनता के मन में एक छवि अंकित होती है। जानती जनता भी है कि यात्राओं का मतलब क्या है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी और आपसी भेदभाव की नीतियों से हरियाणा की जनता त्रस्त है और हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, राहुल जी की तरफ देख रही है। जब से हैं तब से तो हम झूठते ही रहते हैं, चौदह में भी कोई बात भी नहीं, लेकिन इसके पहले भी हमें भिन्नती थी तो हम कैसे नहीं घूमते थे, कहाँ नहीं घूमते थे, जहाँ अपना अपना इलाका। कोई सार्वजनिक सभा नहीं, उनको डर है कि कोई काला झंडा न दिखा दे, कोई पत्थर न फेंक दे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकते। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या? कांग्रेस आए चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। नौ विधानसभाओं के इसी साल चुनाव होने हैं और सामने 2024 का महारण भी दिखाई दे रहा है। हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। समय कम है, चुनौतियां अधिक। इसी दौरान गठबंधन के साथी भी तलाशने हैं, सत्ता के समीकरण भी साधने हैं। संभावनाओं को शक्ति देना है, कमियों को रफू करना है। यही समय है और सही समय है जब अपनी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं की नींव तैयार करनी है। जनता से जुड़ाव की सारी कवायदें पूरी करनी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से निकलती हुई हरियाणा में प्रवेश कर गई। आगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक जाना है। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा के साथ ही अपनी चुनावी लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, चलो पलटाई
और त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक। बिहार में बीजेपी पहले ही रैलियों और पद यात्राओं का शंखनाद कर चुकी है। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश को का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। नीतीश एक अरसे बाद फिर से बिहार की नब्ज टटोलने निकले हैं। 1 महीने की समाधान यात्रा है। कितने सवाल आएंगे, कितने समाधान होंगे, ये सब उन्हें देखना है। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही। समाधान यात्रा के साथ ही नीतीश विपक्ष जोड़ो यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, यानी यात्रा की यात्रा और सियासत की सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए पाटलिपुत्र की धरती को मथना शुरू कर दिया है। बंगाल में कांग्रेस का क्षेत्रीय नेतृत्व सागर से पहाड़ तक यात्रा के जरिए नई राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। 72 साल के चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई जीतने के जुगत में आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं। यात्राओं के अलग नाम, यात्राओं के अलग नारे, लेकिन नियत एक, और वो सत्ता का सिरमौर बनने या बने रहने की। आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास गवाह है कि राजनीतिक यात्राओं ने विपक्ष से पक्ष और पक्ष से विपक्ष तक राजनीतिक दलों को पहुंचाने में कई बार बड़ी भूमिका निभाई है। राजनीति एक बार फिर उन यात्राओं के भरोसे अपनी राजनीतिक रथ की रफ्तार आंखों में रहती है। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में उन्हें कई विपक्षी दलों और नेताओं का साथ मिला, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों से वैसा समर्थन दिख नहीं रहा। साथ ही सहयोगी भी कांग्रेस की यात्रा से कन्नी काटते दिख रहे हैं और यात्रा के जवाब में यात्रा निकाल रहे हैं। यानी दोस्ती पक्की, लेकिन सियासत अपनी अपनी। राजनीति का पारा कितना हाई है, सियासत की हवाओं में कितना ताप है, इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट और सर्दी का कड़कड़ाता मौसम भी एक मुद्दा है। जहां जहां यात्रा वहां वहां सवाल और जवाब, और इन्हीं सवालों और जवाबों के बीच सियासत की गर्मी भी है। उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। तूने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जो ऋषि मुनि होते हैं जब तप करते हैं, वो जैसे गर्मियों में कहते बहुत सारे हमारे हरियाणा में होती हैं, जैसे तप करते हैं ना तो चारों तरफ आग लगा देते हैं, फिर उसके अंदर बीच में बैठते हैं, फिर वो ऐसा ही वो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं। तो सिर्फ तप का कमाल है। तो राहुल जी का ये तप है, इनकी तपस्या है, आई थिंक उसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। मुझे ठंड लगी थी, सच बताओ तो। मुझे पूछना है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती? छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा।
यात्रा दक्षिण से चली तो विपक्षी दल साथ आए। पश्चिम पहुंची तब भी समर्थन मिला विपक्षी नेताओं का। लेकिन जब उत्तर में आई तो राजनीति एक नई करवट लेती दिखी। अखिलेश ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर थैंक यू का खत लिखा, लेकिन उससे पहले यह स्पष्ट भी हो गया कि हम साथ साथ नहीं हैं। हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक है। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट। बीएसपी की बहन जी ने शुभकामनाएं देकर आभार जता दिया। किसान राजनीति वाले क्षेत्रों से होकर यूपी में भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो कांग्रेस की अधिक उम्मीदें जयंत की पार्टी से रही होंगी, लेकिन वहां से नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिलकर रह गया। हिंदी पट्टी के राज्यों से सहयोगी साथ नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन जो सत्ता में साथ हैं वो भी अगर जुबानी जमा खर्च से काम चलाने लगे तो ये पॉलिटिक्स क्या कहती है। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा से न नीतीश जुड़े न तेजस्वी। विडंबना देखिए कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही बिहार सरकार में कांग्रेस के साथ साथ हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा करके आपको बोलेंगे तब शामिल होंगे? नहीं, एक बात हम कहते हैं, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है। पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं, आप सुन लीजिए, बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। बात समझने की है और वैसे किसी से छिपी भी नहीं कि मोदी से लड़ाई के लिए सबके सुर एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी अपनी राजनीति के आधार को ही छोड़ दिया जाए। यूपी में एसपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल सबकी राजनीति का आधार वही है जिसे दोबारा खुद से जोड़ने के लिए कांग्रेस निकली है। बिहार में जो जगह जेडीयू और आरजेडी के पास है, कभी उसी के सहारे कांग्रेस ने बरसों बरस राज किया। भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से अपनी सियासी जमीन के रिक्लेम का एक जरिया भी है। वजह यही है कि सबका अपना अपना नजरिया है। जब यात्राएं थमेंगी तो यह जरूर देखा जाएगा कि यात्राओं से क्या क्या जुड़ा, क्या दिल और महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ सकी। यात्राओं के मौसम में सियासी तीर भी खूब चल रहे हैं। साथ होने के दिखावे भी हैं और साफ ललकार भी। बातें इस तरह की भी आम है कि सियासी गलियारों में विपक्षी एकता जरूरी है, इस बार होकर रहेगी, लेकिन दिख भी ये रहा है कि सत्ता के संग्राम में सब बिखरे हैं। बंगाल हो या वो बिहार, सबकी अपनी राजनीति, सबकी अपनी हुंकार। नीतीश बाबू समाधान खोजने निकले हैं, लेकिन किसका, ये बड़ा सवाल है। 2024 में उनकी क्या भूमिका बन सकती है राष्ट्रीय राजनीति में, इस सवाल का समाधान, या बिहार में राज्य राजनीति के जरिए वो किस तरह केंद्र की राजनीति में अपना दखल बढ़ा सकते हैं, इसका समाधान। कदम बिहार की धरती से बढ़े हैं, लेकिन नजरें दिल्ली की ओर उठी हुई। नीतीश के पॉलिटिकल गेम में 2024 के दो बातें बहुत साफ है। एक तो ये है कि बिहार की राजनीति करते हुए राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ बनाई जाए, और दूसरी बात ये है कि 2024
में वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि महागठबंधन का व्यवहार नीतीश की राजनीति के साथ कैसा होता है और साथ ही बीजेपी का भी व्यवहार नीतीश की राजनीति के साथ कैसा होता है। तो ये 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 23 में बहुत कुछ, जो 23 शुरू हुआ है और इसमें जो नीतीश शुरू हुए हैं, तो इस 23 में बहुत कुछ कहानी 24 की पटकथा भी लिखी जाएगी। बीजेपी से जब से अलग हुए हैं नीतीश बाबू विपक्षी एकता और गठबंधन की गांठों को मजबूती से बांधने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति का क्या कीजिएगा, जो राहुल गांधी उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर मंजूर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी 24 में विपक्ष की ओर से पीएम के पद के लिए उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसमें क्या बुराई नहीं, वो तो सब हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। और जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री, तो उन्हीं लोगों को तय करना है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है। बिहार में जब कांग्रेस अपना दमखम दिखाने वाली यात्रा का कदम बढ़ा रही है, तो नीतीश को इन्हीं राहुल की पार्टी के सबसे बड़े कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का सहयात्री बनने से परहेज है। नहीं, एक बात हम कहते, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है। पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। बिहार की सियासी समस्याओं का समाधान दिखने लगेगा, उसके बाद नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी भी कर चुके हैं। सवाल यही उठता है कि कौन कौन जुड़ेगा, केसीआर, ममता, केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू या खुद कांग्रेस। टेढ़ी खीर है विपक्षी दलों को जोड़ना, इसलिए कि राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति दोनों अलग अलग एजेंडा हैं और इस एजेंडा में जो राजनीतिक दल हैं उनका स्वार्थ जो है, उनका इंटरेस्ट टकरा जाता है कि हम एकता बनाएंगे। अगर कांग्रेस के साथ हम एकता बनाते हैं, लेफ्ट के साथ हम एकता बनाते हैं किसी के साथ, और अगर उसी के साथ राज्य में संघर्ष है तो इसलिए मुश्किल हो जाती है ये दलों की एकता। तो ये एक राजनीतिक पेंच है और ये राजनीतिक पेंच राजनीतिक यथार्थ भी है। कांग्रेस भी समझ रही है और बिहार की राजनीति में अपनी खोई अहमियत और साथी दलों की असहजता को भी परख रही है। लेकिन राजनीतिक यात्रा का अपना महत्व है, लिहाजा भारत जोड़ो अभी ना सही, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तो शुरू की ही जा सकती है। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। बिहार के 20 जिलों में 1200 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस अपने लिए वो संजीवनी ढूंढ रही है, जिसके बाद वो खुद का राष्ट्रीय पार्टी के रुतबे के हिसाब से राज्य में उपस्थिति दर्ज करा सके। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कमान संभाली। गठबंधन और महागठबंधन या दूसरे तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट बिहार से पहले भी सुनाई देती रही है। इस समय भी सबसे मुखर और प्रखर आवाजें यहीं से उठ रही हैं। बीजेपी भी बिहार की इस राजनीति को खूब समझ रही है और बिहार में बीजेपी के लिए कितनी बहारें हैं, इसके लिए जान झोंक रही है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा। बिहार बीजेपी के लिए हमेशा से एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति साधना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा। कभी नीम कभी शहद के आधार पर जेडीयू से दोस्ती दुश्मनी निपटी रही, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। लोकसभा की 40 सीटें बिहार से आती हैं। मोदी सरकार 2 बार से पूरी हनक के साथ केंद्र में सत्ता में है, तो इन सीटों की अहमियत उसमें कम नहीं है। बीजेपी कोई भी मोर्चा खुला नहीं छोड़ना चाहती। मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की
विशुद्ध सरकार बन करके बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। बीजेपी 2 बार से केंद्र की सत्ता में है और कई राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन बीजेपी के अलावा एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में संगठन भी है और थोड़ा बहुत जनाधार भी। कांग्रेस उस आधार को और मजबूत करना चाहती है ताकि उसका राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा बुलंद रहे। कांग्रेस हर राज्य में अलग अलग यात्राओं से ये संदेश देने में जुटी है कि हम ही विकल्प हैं। पश्चिम बंगाल में यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्थानीय वर्जन है। सागर से पहाड़ यात्रा कमान संभाली है अधीर रंजन चौधरी ने। उद्देश्य पद यात्रा के जरिए दशकों पहले पश्चिम बंगाल में खो चुकी कांग्रेस की साख को वापस लाना। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की राजनीतिक यात्रा के कई मायने हैं, जिसमें से कुछ सिरे पुराने इतिहास से जुड़ते हैं। यात्रा 28 दिसंबर से शुरू हुई थी। ये वो तारीख थी जब 35 साल पहले पश्चिम बंगाल में सागर से पहाड़ की यात्रा की गई थी। इस यात्रा के जरिए सुभाष धिशिंग के अलग गोरखालैंड के आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इससे चिंतित थे। प्रियरंजन दास मुंशी के नेतृत्व में कांग्रेस ने घिसिंग की यात्रा के जवाब में तब पहाड़ से पर्वत यात्रा निकाली। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ने घिसिंग को बनाया। कांग्रेस का पश्चिम बंगाल नेतृत्व दावा कर रहा है कि वो कांग्रेस की हार्ट लाइन से आगे बढ़ेगी, लेकिन बीते 35 साल में पश्चिम बंगाल और उसकी राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दीदी का दबदबा है और कांग्रेस का नेतृत्व फिलहाल उन्हें राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कतई मंजूर नहीं। ता सत्त्वेও আমরা রেকমেন্ড গুলো তারা করে সবচেয়ে খারাপ রেকমেন্ড করে তা তো আমি বলবো না। 23 जनवरी को कांग्रेस की सागर से पहाड़ यात्रा थमेगी। ये तारीख सुभाष चंद्र बोस की जयंती की तारीख है, यानी राजनीति के लिहाज से एक और मील का पत्थर तय करने का दिन। ये साल चुनावी हलचलों से भरा हुआ साल है। शुरुआत त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से हो सकती है। बीजेपी को सत्ता बचानी है, वाम दलों को अपना सबसे मजबूत गढ़ वापस चाहिए। त्रिपुरा का माहौल काफी दिनों से गर्म चल रहा है। बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू करके राजनीति की भट्टी को सुलगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और विधिवत रूप से शुरू की गई त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जनता के बीच पार्टी का विश्वास कितना बाकी है, कितना फिर से जगाना है, ये समझना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा। बीजेपी ने गठन के बाद से पहली बार 2018 में त्रिपुरा में सत्ता हासिल की थी। फिर से चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और अब फिर से सत्ता के लिए संघर्ष करना है। इसलिए जन विश्वास यात्रा के पहले ही दिन भावनाओं की संभावनाएं भी तलाश कर ली गई। राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। कुछ दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में आकर चुनावी रण का उद्घोष कर गए थे। अब गृह मंत्री ने यात्रा का आरंभ करके बाकायदा चुनावी अभियान को गति दी है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। कभी त्रिपुरा में वाम विचारधारा की तूती बोलती थी। कुल 10 विधानसभाओं में से 7 बार सत्ता वाम दल के हाथ रही। 2 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी ने पहली बार गढ़ छीना है। वामपंथी सरकार अब सिर्फ केरल में बची है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस ने वहां अपने संगठन में नई ताकत फूंकी है, तो वामपंथी सरकार के सामने अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। ऐसे में त्रिपुरा पर निगाहें गड़ी हैं और हिंसा का माहौल त्रिपुरा का मिजाज बता रहा है।
राजनीति का खेल देखिए। जो वाम दल केरल में कांग्रेस के कट्टर विरोध में है, त्रिपुरा में उन्हें कांग्रेस से परहेज नहीं। बीजेपी इस रस्साकशी को खूब समझती है, लिहाजा निकल पड़ी है चुनावी यात्रा पर। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी है। निशाने पर गहलोत सरकार है। साल के अंत में राजस्थान में भी चुनाव है और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती अपना ये मजबूत गढ़ बचाने की है। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए जनता के मन और माहौल को बदलने में जुटी। कांग्रेस वालों को ही पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है और वो अंदर ही अंदर ये जान रहे हैं, क्योंकि खिलाफत अंदरूनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं उनके भी मन में पीड़ा मचती होगी। गुलामी कर रहे हैं, बस उनको इसी बात का गर्व है कि हम एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। लूट खसोट बची हुई है हर जगह। तो हमारा ये इस मकसद यहां ये नहीं है कि कितनी सीटें हैं। हमें पता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास हर राज्य कर रहा है, उसी तरह राजस्थान भी पूरा विश्वास करेगा। और डबल इंजन की सरकार ही है जो जमीन को पानी पिला सकती है, धरातल का पानी ऊपर उठा सकती है, घर घर तक पीने का पानी पहुंचा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है और डबल इंजन की सरकार ही ये काम कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 दिसंबर को बीजेपी के 51 रथों को राज्य भर में दौड़ाया। 10 जनवरी तक बीजेपी का लक्ष्य 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का है। जन आक्रोश यात्रा में कुल मिलाकर के 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर का सफर करते हुए 20,000 चौपाल लगाएंगे, 20,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 20,000 स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे और लगभग 2 करोड़ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उनका आक्रोश सुनेंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। पॉलिटिकल यात्राओं में अधिकतर सत्ता में बदलाव के परिणाम दिए हैं। कभी आंध्र प्रदेश में राजनीतिक यात्रा के जरिए घर घर तक पहुंचे YSR शेखर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल किया था। तब राजनीतिक यात्रा करके ही चंद्रबाबू नायडू 2014 में फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। राजनीतिक यात्रा करके ही जगन मोहन रेड्डी ने फिर से चंद्रबाबू नायडू को न सिर्फ सत्ता से बाहर किया, बल्कि राजनीतिक रूप से अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। तो एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक यात्रा के ही हवाले हैं। लगातार हादसों और मौतों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक यात्रा जारी है। संकल्प वही सत्ता है और साधना है जनता के मन को। चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी के पिता नंदमुरी तारक रामाराव से हासिल की थी। NT रामाराव नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी। रामाराव ने चैतन्य रथ से लगातार यात्रा करके राज्य के 4 चक्कर लगाए थे। उनकी ये राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी बैठी कि गिनीज बुक में दर्ज हुई। बदले में सत्ता का लाभ मिला। कभी राजनीतिक नेता के तौर पर राजनीति के हीरो करार दिए गए नायडू PM बनने का ख्वाब देखा करते थे। अब CM बनने के लिए नई पीढ़ी के जगन मोहन रेड्डी से टक्कर लेनी है, लिहाजा जनता दरबार में नतमस्तक है। सियासी यात्राओं के इस मौसम में सबसे अधिक हलचल बिहार में है। किसी को अपना सियासी घर बचाना है, किसी को सियासी जमीन पर अपने घर की दोबारा से नींव रखनी है और किसी को नई राजनीति का नारा देकर नई जमीन पर नया घर बनाना है। बिहार इन दिनों यात्रा राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला बना है। कांग्रेस, बीजेपी, JDU और PK का सुराज अभियान। बिहार जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, उससे तो यही संकेत जाता है कि देश की राजनीति का जैसे कोई नया रास्ता यहीं से तलाशा जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, लालू यादव के लिए भी, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के लिए, लालू यादव के लिए काम किया है। मतलब मैं आपको महागठबंधन के, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 10 बरस उस काम को किया, बहुत ईमानदारी से किया और भगवान की कृपा रही है कि जिसके लिए भी काम किया, जिसका भी हाथ पकड़ा, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन 10 साल उस काम को करके मैंने ये अनुभव किया कि दलों के जीतने हारने से व्यवस्था नहीं बदलती है, लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। PK यानी प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से बिहार की जमीनी हकीकत को समझने के लिए जन सुराज यात्रा पर निकले।
3 महीने से अधिक हो चुके हैं और पद यात्रा के जरिए प्रशांत छोटी छोटी जनसभाओं, ग्राम पंचायत सभाओं के जरिए लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पीके के निशाने पर नीतीश सरकार का लंबा शासन है। सुशासन की नीतियां उनके आरोपों के घेरे में हैं और उनका संकल्प जनता की मदद से बिहार के रास्ते राजनीति के नए विकल्प को तैयार करने का है। पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं? हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे, तो यात्रा किस हिसाब से हो गई? मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए। ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई। मैंने खुले में चुनौती दी है, नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक ताम झाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दे। एक गांव या एक पंचायत तो खुद से चुन ले जहां उनकी समझ से खूब काम हुआ, वहां पर वो पैदल चल के दिखा दे। समाधान यात्रा किस चीज का समाधान? भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे नियुक्ति घोटाला का समाधान। जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। प्रशांत किशोर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उनकी ये सक्रियता अलग अलग दलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली सक्रियता रही है। कभी पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान चला चुके पीके नीतीश कुमार के लिए काम कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ भी उनकी नजदीकियां रही और ममता के साथ भी, लेकिन अब खुद के लिए खुद की राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो वही रास्ता चुना है जिस पर पद यात्राओं के निशान गहरे छू जाते हैं। नीतीश समाधान यात्रा पर हैं तो प्रशांत किशोर के सवाल भी सामने हैं। वो उन मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं जो नीतीश सरकार की दुखती रग है, जैसे शराब से मौतें, शासन व्यवस्था पर उठते सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे, लेकिन उससे पहले 2024 का महारण भी है। कोई कमी न रह जाए, डटकर मुकाबला करने में यही सबकी कोशिश है और यही यात्रा पद यात्रा का उद्देश्य। अगर यात्राओं का मौसम चल रहा है तो वो यूं ही नहीं है। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि पद यात्राओं और राजनीतिक यात्राओं ने वाकई राजनीतिक इतिहास बदले भी हैं। इस बार भी यात्राओं से नेताओं को वही उम्मीदें। राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जनगण मन को समझने या बदलने के लिए। कभी 1985 में उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संदेश यात्रा निकाली थी संगठन को मजबूत करने के लिए। उससे भी पहले जब 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई तो उन्होंने भी बिहार के बेलछी से राजनीतिक यात्रा शुरू की और दोबारा सत्ता पाई। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से राजघाट तक की यात्रा की, बाद में वो भी प्रधानमंत्री बने। 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह स्थापित कर दिया। 2007 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की। इससे ऐसा माहौल बना कि 2011 में उन्होंने दशकों से काबिज लेफ्ट सरकार को उखाड़ दिया। यात्राओं का अधिकतर इतिहास विपक्ष में रहते नेताओं का सत्ता के लिए संघर्ष का इतिहास है। भावनाओं के रथ पर सवार होकर पैदल चल रही जनता के मन में स्थापित होने की सबसे बड़ी कोशिश है राजनीतिक यात्रा। यात्राएं चल रही हैं, किसको क्या मिलेगा ये आने वाले समय के हाथ में। राजनीतिक यात्राएं जनता के मन की थाह लेने के लिए होती हैं, लेकिन क्या जनता के दिल को जीतती भी हैं? ये चुनावी परिणाम बताते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।